मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेसन 4 जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। चौथा लेसन है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इसके अंदर हम प्रतिरक्षा को इम्यूनोलॉजी बोल देते हैं और रक्त समूह को हम ब्लड ग्रुप बोल देते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पहले पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा वो प्रतिरक्षा के ऊपर आएगा। अभी हम रक्त समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रक्त समूह की। रक्त समूह होता है उसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है इसकी जो खोज की उनका नाम है कार्ल एंड स्टीनर। सन 1901 में कार्ल एंड स्टीनर ने सन 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की। इन्होंने मतलब ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये देखा कि जितने भी मनुष्य होते हैं उनके अंदर अलग अलग ब्लड होता है, यानी कि प्रत्येक का ब्लड जो होता है वो समान न होकर अलग अलग होता है। और इन्होंने 4 रक्त समूह बताए। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो ग्लोब्यूल प्रोटीन होती है, और ये जो ग्लोब्यूल प्रोटीन होती है इसको हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो एंटीजन होती है एंटीजन ए और एक होती है एंटीजन बी। मनुष्य के शरीर में 2 एंटीजन, एक तो ए और एक बी। कार्ल स्टीनर ने कहा कि ये जो एंटीजन होते हैं ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन, आरबीसी की सतह पर जो उपस्थित एंटीजन होते हैं वो ए और बी होते हैं। अब इन्होंने ये बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप एंटीजन ए उपस्थित होता है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए। फिर इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर बी एंटीजन होता है उसके जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है बी। फिर इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में अगर दोनों ही ए और बी दोनों ही एंड लगा देता हूं मैं, ए एंड बी दोनों ही एंटीजन होती हैं तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। और अगर दोनों ही एंटीजन अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा 0। इसको आपने ओ सुना होगा। ओ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों जो वर्ड लेटर हैं ये अल्फाबेट इंग्लिश में है। तीनों अल्फाबेट इंग्लिश के होने के कारण इसको भी हम क्या कह देते हैं, ओ कह देते हैं। लेकिन जो कार्ल स्टीनर थे इन्होंने सबसे पहले इसको नाम दिया था, वो दिया था 0। तो इसको मैं 0 ब्लड ग्रुप कहूंगा, ध्यान रखना, या ओ भी बोल सकता हूँ, एक ही बात होती है। अब इसने ये बताया कार्ल स्टीनर ने कि हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा जो होता है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, ए और बी। ए और बी एंटीबॉडी को दर्शाने के लिए हमें इनको शॉर्ट में लिख देते हैं ए बी, क्योंकि एंटीजन जो होते हैं इनको भी हम ए और बी बोल रहे हैं। तो ये कैपिटल लिख दिए हमने, वो शॉर्ट लिख दिए ताकि अलग अलग पहचान हो सके। तो इन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर एंटीजन उपस्थित होते हैं ए और बी, उनके विपरीत क्या पाया जाता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाया जाता है। किस प्रकार से देखिए, अगर एंटीजन व्यक्ति में ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी मिलेगा, और अगर बी एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी ए मिलेगा, और अगर दोनों ही एंटीजन उपस्थित हैं तो उसमें दोनों ही एंटीबॉडी नहीं होंगे। और इसी प्रकार अगर दोनों ही एंटीजन अनुपस्थित हैं तो उसमें दोनों ही जो एंटीबॉडी है वो पाए जाएंगे। इस आधार पर इन्होंने कार्ल स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की।
यानी ब्लड ग्रुप की खोज है वो किसके आधार पर हुई है, एंटीजन के आधार पर हुई है। एंटीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस के तौर पर हमने कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को बांटा है। आगे सुनिएगा, जो AB होता है, इस AB को हम सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, सार्वत्रिक ग्राही, चाहे बोर्ड एग्जाम हो 10वीं क्लास का, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, उसके अंदर प्रश्न यही पूछा जाता है कि सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है। अभी जो 10वीं क्लास का इसी साल जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया कि सार्वत्रिक ग्राही कौन है, तो आप क्या बताएंगे, AB, ब्लड ग्रुप है AB। और जो O होता है या जीरो जो होता है, जीरो ब्लड ग्रुप जो होता है, ये होता है सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक ग्राही दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो ये दोनों एक साथ पूछे जाएंगे, अगर एक साथ नहीं पूछा जाता तो सार्वत्रिक ग्राही ज्यादातर पूछा जाता है, और सार्वत्रिक ग्राही ज्यादातर पूछा जाता है, सार्वत्रिक दाता भी पूछा जा सकता है। तो सार्वत्रिक दाता भी आपको याद रखना है, क्या होता है, O। अच्छा, इनको सार्वत्रिक ग्राही या सार्वत्रिक दाता क्यों कहते हैं ये सुनिएगा। क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसमें हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड चढ़ाते हैं या उसको ब्लड चढ़ाया जाता है, रक्तदान किया जाता है। तो उस समय जैसे कि मान लीजिए A ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, इसको ब्लड चाहिए और हमने क्या कर दिया, B ब्लड ग्रुप जो है इसका ब्लड इसको दे दिया, तो क्या होता है, तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो होती है वो एक समान हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर एंटीजन A है, B इसको अगर हम देंगे तो इसके अंदर एंटीबॉडी क्या है, A, ये भी किसकी बॉडी में चला जाएगा, इसकी बॉडी, इस रोगी व्यक्ति के बॉडी में चला जाएगा। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। और एक समान जब एंटीजन और एंटीबॉडी हो जाते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया होती है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया, और ये क्रिया होने के कारण जो मनुष्य होता है, जो रोगी होता है, जिसको रक्त हमने दिया है, उसके अंदर उसकी जो RBC होती है वो RBC आपस में चिपक जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये RBC है, ये दो RBC आपस में चिपक गई, और चिपकने से क्या होता है, ये रक्त वाहिका जो होती है, इस रक्त वाहिका जिसमें रक्त सप्लाई होता है, इस रक्त वाहिका में अटक जाती है, जिससे रक्त जो होता है उसका परिवहन आगे की ओर नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम आश्लेषण या समूहन कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, जब एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति का ब्लड ग्रुप या अन्य ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो दे दिया जाता है या चढ़ा दिया जाता है, तो रोगी व्यक्ति जिसको चढ़ाया होता है हमने ब्लड, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं वो समान हो जाते हैं, और समान होने के कारण जो RBC होती है वो आपस में चिपक जाती है, जिससे RBC रक्त वाहिका में अटक जाती है और आगे रक्त का प्रवाह नहीं होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया को आश्लेषण या समूहन। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, आश्लेषण या समूहन। आगे सुनिएगा, कई बार क्या होता है कि जब हम अदर ग्रुप का जो ब्लड है वो चढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है बॉडी के अंदर, और उस एंटीबॉडी के निर्माण के कारण, जैसे कि देखिए हमने AB है, इस AB को हमने O तो दे ही सकता है, हमने B का ब्लड दे दिया, तो B का ब्लड दे दिया तो इसमें एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, A है, लेकिन इसमें एंटीजन क्या है, A है, तो ये तो एक समान हो ही जाएगी, लेकिन इसमें B भी है, तो इस B के खिलाफ क्या होगा, इसके अंदर B के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और एंटीबॉडी का निर्माण शुरू होने के कारण उसमें भी क्या हो जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होती है, जिससे आश्लेषण या समूहन क्रिया के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। AB जो ब्लड ग्रुप होता है, AB किसी भी व्यक्ति से
किसी भी ब्लड ग्रुप का वो व्यक्ति हो, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ, उससे ब्लड ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। और जो ओ होता है ये सभी तीनों बाकी ब्लड ग्रुप को भी रक्त दे सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक दाता कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आरएच कारक के बारे में। आपने ब्लड ग्रुप में सुना होगा कि हम जब ब्लड ग्रुप का नाम लेते हैं ए बी या ओ या जीरो, तो उसमें हम प्लस या माइनस को भी ऐड करते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ये किसके कारण होता है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे आरएच कारक। आरएच कारक क्या होता है, देखिएगा। आरएच कारक जो होता है इसकी खोज की थी वही एक तो कार्ल लैंडस्टीनर तथा एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है वीनर। इन दोनों ने सन 1940 में किसकी खोज की, आरएच कारक की। आरएच कारक या आरएच फैक्टर भी बोल देते हैं इसको। आरएच कारक या आरएच फैक्टर की जो खोज हुई थी वो किसके अंदर की गई, तो आप बताएंगे एक बंदर के अंदर की गई, और इस बंदर का नाम क्या था, तो आप बताएंगे मकाका रिसस। मकाका रिसस नामक बंदर, मकाका रिसस नामक बंदर में इसकी खोज की गई आरएच कारक की। आरएच कारक जो होता है एक प्रकार का एंटीजन ही होता है, और इस एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा की गई। मकाका रिसस जो बंदर होता है, इसमें रिसस को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, जिसके कारण इसके शुरू के दो अक्षर जो आरएच हैं, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, आरएच कारक पड़ गया, या आरएच कारक इसका नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं कि वे व्यक्ति जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर उपस्थित होता है उन्हें हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके अंदर आरएच फैक्टर नहीं होता उन्हें हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें आरएच कारक प्रेजेंट है, तो उसे हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे, और अगर उसमें आरएच कारक नहीं है तो उसे हम ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। इसी प्रकार बी है तो बी वाले व्यक्ति में अगर आरएच कारक है तो बी पॉजिटिव, अगर नहीं है तो बी नेगेटिव। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम ये बात करते हैं कि जो आरएच कारक है, देखिए एक बात और, आरएच कारक जो है इसको रिसस, मकाका रिसस नामक बंदर में खोजा गया, इसलिए इसको रिसस कारक भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, रिसस कारक भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आरएच कारक का ही दूसरा नाम रिसस कारक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव है, यानी कि जो आरएच पॉजिटिव है जिसके अंदर आरएच कारक पाया जाता है, और एक जिसमें आरएच नेगेटिव है जिसमें आरएच कारक नहीं पाया जाता, ये किसको ब्लड दे सकते हैं, तो जो पॉजिटिव जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। पॉजिटिव जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, जबकि नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है और नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है। ऐसा कैसे, ये देखिएगा कि जब मान लीजिए ए पॉजिटिव कोई व्यक्ति है, ए पॉजिटिव है, अब इसके अंदर पॉजिटिव का मतलब क्या है, आरएच कारक है, ठीक है, आरएच कारक इसमें है। अब ए पॉजिटिव जो है ये ए पॉजिटिव को ब्लड देगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकता है। ए बी है, दोनों ही ए को ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे रहा है, आरएच कारक इसमें भी है, आरएच कारक है इसमें भी है, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर ए नेगेटिव है, इस ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव वाला ब्लड देता है, तो देखिएगा कि आरएच कारक इसमें तो है लेकिन इसमें आरएच कारक नहीं है।
और इसमें आरएच कारक नहीं है, इसलिए इसमें से जब इसमें ब्लड जाएगा तो आरएच कारक भी साथ में इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर आरएच कारक है ही नहीं, इसके जाने से इसमें आरएच कारक आ जाएगा, इसका जो आरएच कारक वो इसमें चला जाएगा। और जब इसके अंदर आरएच कारक चला जाएगा, यानी कि आरएच कारक एक एंटीजन होता है, ये एंटीजन अगर इसमें चला जाएगा तो इस नेगेटिव वाले के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होगा। इस आरएच कारक जो इससे आरएच कारक आए, उस आरएच कारक की अपोजिट क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा, और इस एंटीबॉडी बनने से क्या होगा, वही एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होगी, और एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो आरबीसी होगी वो चिपक जाएगी और ब्लड जो वेसल्स होती हैं, वाहिका जो होती हैं, उनके अंदर अटक जाएगी और व्यक्ति में रक्त का प्रवाह नहीं होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ए वाला जो है वो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड ही दे सकता है, नेगेटिव को नहीं दे सकता। अब बात करते हैं नेगेटिव वाले की। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को इसलिए दे सकता है क्योंकि आरएच कारक पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो है ही नहीं, यानी कि नेगेटिव से कोई भी आरएच कारक इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पास खुद भी नहीं है, तो इसमें नहीं जाएगा। और नेगेटिव वाले में भी आरएच कारक नहीं है, इस नेगेटिव वाले में भी आरएच कारक नहीं है, तो ये इसको आराम से ब्लड दे सकता है। दोनों में ही आरएच कारक नहीं है, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अगर ये आरएच कारक आपके समझ में आ गया तो इसमें एक रोग के बारे में अध्ययन करेंगे अभी, जिसका नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गर्भ रक्ताणु कोरकता। इंग्लिश में बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता। देखिएगा क्या होती है। एक मान लीजिए नर है, एक मान लीजिए मादा मनुष्य है, नर मनुष्य और मादा मनुष्य। नर मनुष्य जो है ये आरएच पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप चाहे कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मादा जो है ये मान लीजिए आरएच नेगेटिव है, यानी कि इसके अंदर, मादा के अंदर आरएच कारक नहीं है, और पॉजिटिव का मतलब नर के अंदर आरएच कारक है। अब सुनिएगा, इन दोनों का विवाह हो जाता है। सपोज कीजिए इन दोनों की शादी हो गई, लड़का पॉजिटिव है, लड़की नेगेटिव है या आरएच नेगेटिव है। अब देखिएगा कि इनकी जो प्रथम संतान होगी, प्रथम संतान, प्रथम विवाह के बाद जो प्रथम संतान होगी, और मान लेते हैं कि वो आरएच पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई? आरएच पॉजिटिव। जो बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो आरएच पॉजिटिव होने के कारण जो प्रथम संतान है वो जीवित रह जाती है, परंतु जो दूसरा बच्चा होता है वो अगर आरएच पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा बच्चा भी क्या हो गया? आरएच पॉजिटिव। ये आरएच पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। आरएच पॉजिटिव, अगर आरएच नेगेटिव है तो जीवित है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है तो भी जीवित रहता है, मतलब पहली संतान जीवित रहेगी, लेकिन दूसरी जो संतान होगी अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो क्या होता है कि ये संतान या तो गर्भ में या जन्म लेने के पश्चात मृत हो जाती है या मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्यों? इस रोग को हम क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। होता क्या है कि जो आरएच पॉजिटिव प्रथम संतान उत्पन्न हुई, इसमें क्या है? आरएच कारक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा जो होता है वो अपनी माता से एक नलिका द्वारा जुड़ा होता है, और नलिका का हम बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा। इस नलिका के द्वारा माता से बच्चा जुड़ा होता है। माता जो भी खाती है वो इस नलिका के माध्यम से बच्चे में पहुंचता है।
बच्चे के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इसी नलिका के माध्यम से किस में चले जाते हैं, मादा में चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जब अपशिष्ट पदार्थ बच्चे से माता में जा रहे होते हैं, या जो ब्लड है वो ब्लड माता से बच्चे से माता में जाता है, तो ब्लड के साथ क्या चले जाते हैं, आरएच कारक, यानी मादा में ब्लड से क्या आ गए, आरएच पॉजिटिव कारक, आरएच कारक चले गए। बच्चे में आरएच कारक थे, माता में नहीं थे। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, यानी कि यहाँ पे वही हो रहा है, जो पॉजिटिव है उससे ब्लड किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, यानी बच्चे से ब्लड किस में जा रहा है, माँ के अंदर। अब इसमें आरएच कारक जो होते हैं, इन आरएच कारक के खिलाफ मैंने आपको कहा कि जैसे ही पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव में देंगे तो इस नेगेटिव के अंदर क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा इस आरएच कारक के अपोजिट। तो माता के अंदर जो आरएच पॉजिटिव कारक चले गए, इनके विपरीत क्या बनेगा, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी वापस इस अपरा के माध्यम से किस में आते हैं, बच्चे में आते हैं। जब माता से कोई भी भोजन या रक्त जो होता है वो माता से जब बच्चे में वापस आता है तो एंटीबॉडी भी कहाँ आ जाते हैं, बच्चे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एंटीबॉडी, ये जो आरएच कारक होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिससे एंटीबॉडी भी क्या बनती है, कम बनती है, और जिसके कारण बच्चा जो होता है ये क्या रह जाता है, जीवित रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दूसरा बच्चा भी अगर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो दूसरा बच्चा भी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरे में भी यही क्रिया होती है, जो माता होती है इससे बच्चा अपरा के द्वारा जुड़ा होता है, और माता से जो बच्चे से जो होते हैं वो आरएच कारक माता में जाते हैं, माता में दोबारा क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। अब पहले से एंटीबॉडी बनी हुई थी और अब दोबारा बन गई, यानी एंटीबॉडी की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और जब ये एंटीबॉडी माता से वापस किस में आती है, बच्चे में आती है, तो इस बच्चे के अंदर एंटीबॉडी आने से आश्लेषण या समूहन क्रिया द्वारा बच्चे की जो आरबीसी होती है वो आपस में चिपक जाती है, और इसके कारण रक्त वाहिका में अटकने से बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये बच्चा जो है ये क्या हो जाता है, या तो गर्भ के अंदर ही मर जाता है या फिर जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर सुनिएगा, अगर ये दोनों बच्चे आरएच नेगेटिव हो जाते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बच्चा भी नेगेटिव है और माता का ब्लड भी क्या है, आरएच नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ब्लड दे सकता है, तो इनका अगर रक्त चेंज भी हो जाए एक दूसरे में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव होने के कारण ही क्या होती है, ये गर्भरक्ताणुकोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग होता है। इसके लिए आजकल दवाइयाँ उपलब्ध हो गई, साइंस ने तरक्की की है, और IgG नामक एंटीबॉडी के टिक्के लगाए जाते हैं। माता को प्रसव से पहले 2-3 घंटे पहले, प्रसव से 2-3 घंटे पहले IgG एंटीबॉडी के टिक्के लगा दिए जाते हैं, और इस टिक्के को या इस IgG एंटीबॉडी के टिक्के को हम रोहगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोहगम प्रतिरक्षी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोहगम प्रतिरक्षी क्या होता है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि रोहगम प्रतिरक्षी कौन सा होता है। अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको IgG मिलेगा, और अगर वैसे प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में तो आपको इसकी परिभाषा ऐसे लिखनी है कि गर्भरक्ताणुकोरकता के लिए माता को प्रसव से पहले जो टिक्के लगाए जाते हैं वो IgG एंटीबॉडी का लगाया जाता है, ताकि उसमें गर्भरक्ताणुकोरकता रोग नहीं हो। इसलिए इस टिक्के को हम क्या कह देते हैं, रोहगम प्रतिरक्षी कह देते हैं। ये जो बच्चा जो दूसरा होता है इसमें रक्तहीनता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, जिससे इसकी डेथ हो जाती है। ये हमने पढ़ा गर्भरक्ताणुकोरकता।